नमस्ते क्लास, हाय दिस इज़ हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज मिस्टर रोहन हमारे साथ लाएँ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। भाई इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखियो। यहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ तैयार होंगी या जो पहले हम बेसिक कर चुके हैं उससे ना काम बनेगा। मतलब प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन जब लगाएंगे ना तो उसमें यूज़फुल रहेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये रहा एक हल्का सा बोलो कि नेशनल इनकम का क्या कंसेप्ट है, एक तो वो डिस्कस करना है। डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करना है। ग्रॉस या फिर नेट, ये वाला कौन सा कंसेप्ट होता है कि ग्रॉस से नेट पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे आना, प्रॉपर ये बेसिकली ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होगा वो जो बाद में काम आता रहेगा। ठीक है, उसका जो कह रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, और ये डोमेस्टिक एंड नेशनल है ना, ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये तीनों कुल मिला के हमारे वो फॉर्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अपने किसी भी क्वेश्चन का बेस जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ एग्रीगेट, रिलेटेड एंड नेशनल इनकम। इन तीनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम नेशनल इनकम या उसके जैसे जितने भी रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वहाँ आएगा। उसके बाद नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, आजकल ये क्वेश्चन फैशन में है 3 नंबर के लिए। 3 नंबर तक का क्वेश्चन रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पे बेस दे देते हैं, और 3 ही नंबर तक का क्वेश्चन आपको यहाँ से पकड़ा देंगे। किससे बोला? जीडीपी और जीडीपी वेलफेयर से। तो एक वीडियो में तो सारा आएगा नहीं, देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले लगा था कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अकॉर्डिंग टू यू रोहन, क्या होता है नेशनल इनकम? बता, तेरे हिसाब से नेशनल इनकम क्या है, देश की राष्ट्रीय आय क्या है, क्या लगता है? पूरे कंट्री के सारे लोग मिलकर जितना पैसा कमाते हैं उसी को नेशनल इनकम। ठीक है, पूरे कंट्री के सारे लोग जितना मिलकर पैसा कमाते हैं वो एक नेशनल इनकम है। अकॉर्डिंग टू एक सही डेफिनेशन है। अगर इसको थोड़ा सा इकोनॉमिकली लैंग्वेज में बोलें तो पूरे एक साल में हमारे देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनकी कुल कीमत नेशनल इनकम कहलाती है। पढ़ के देखें डेफिनेशन में क्या कहता है, देखियो। जो तूने बोला वो भी सही है। नेशनल इनकम द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम कौन सी होती हैं? इनको अपन प्यार से बोलते हैं मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई पता है क्यों? तो को शायद याद हो, जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब हमने ये फैक्टर इनकम सुना था। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो रेंट है ना, वेजेस, और क्या था? इंटरेस्ट, और क्या था? प्रॉफिट। ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरीके से हम लोग अपना पैसा कमाते हैं। अर्न बाय ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, या पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। तो एक साल के अंदर अंदर हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं जो फैक्टर इनकम्स कमाते हैं उसको बोला जाता है आमतौर पर क्या? नेशनल इनकम। तो जो तूने कहा था ना कि हमारे देश का जो नेशनल को हिंदी में तो बोले प्रति व्यक्ति आय, यानी कि हर बंदा कितना कमाता, उसको जोड़ दो, वही मतलब इसका था। डेफिनेशन कई अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ये कहता है कि दिस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम के इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला कि नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होती हैं फैक्टर इनकम्स, बस जो आप मेहनत करके कमाते हो सिर्फ उसको जोड़ा जाता है नेशनल इनकम में। अगर आप मेहनत करके नहीं कमाते हैं कोई ऐसी इनकम, जैसा आप बुज़ुर्ग हो, आपको पेंशन मिलती है, तो पेंशन जो मिलती है उसके बदले में हमारे बुज़ुर्गों को कुछ भी वापस करना नहीं पड़ता, कोई काम नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार की इनकम है, नहीं लेंगे। नेशनल इनकम के इनकम इंक्लूड है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। ये पढ़ने को मिलेगा वैसे, बट इतना बता दूं, जो व्यक्ति हमारे देश में ही रहता है, हमारे ही देश में खाता है, यहीं कमाता है और 1 साल या उससे ज़्यादा से यहाँ रह रहा है, वो व्यक्ति हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। रेजिडेंट का मतलब है जो निवासी होता है। एक शब्द और होता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ये नागरिकता होती है। नागरिकता इज ए डिफरेंट अकॉर्डिंग टू रेजिडेंशियल शिप, डिफरेंट। ठीक है, तो जो व्यक्ति यहीं रहता है, यहीं कमाता है, यहीं खाता, सब कुछ यहीं हो रहा है और 1 साल या उससे ज़्यादा अगर वो हमारे देश में रहता है तो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, और अगर वो कुछ भी कमाएगा तो हमारे देश के नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। अब यहाँ जो हमने पढ़ा था कि फैक्टर इनकम्स क्या होते हैं उसको उन्होंने यहाँ और बता दिया कि थोड़ा और जान लेते हैं। तो फैक्टर इनकम आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसर यूनिट टू द हाउस होल्ड। हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, यानी कि जो हमारी फर्म्स होती हैं, फर्म्स प्रोवाइड करवाती हैं किसको? हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को क्या भला? फैक्टर पेमेंट्स, है ना? ठीक, ओके।
इसको फैक्टर पेमेंट, ये तो फैक्टर इनकम शब्द लिखा हुआ है, इनकम की जगह ना हम इसके साथ और पेमेंट शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ फैक्टर पेमेंट लिख लो या फैक्टर इनकम लिख लो, बात एक ही है, सही। अब इन्होंने किस तरीके से लिखा है, इन्होंने इसको क्लासीफाई कर रखा है, यूज़ ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन सी थी? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, या मैं इन शॉर्ट लिख दूँ तो एंटरप्राइज। ठीक है, अब सुनो, फैक्टर इनकम आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर, सबसे पहले देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो सर जो भी हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला वेजेस वाला, ये वही है, वेजेस या सैलरीज। तो जो हमारा वर्कर एज अ लेबर इन एंटरप्रेन्योरशिप पे हैं, जो ये एज अ लेबर जो इन प्रोडक्शन यूनिट्स के हैं, इन फर्म्स के यहाँ पे जो काम करता है, हमारे फादर वगैरह जो हैं जो नौकरी करते हैं जाके इन इंडस्ट्रियल सेक्टर वालों के यहाँ पे, उसके बदले में जो ये हमें वापस करते हैं उसको बोला जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जिससे लोग अपना घर खर्च चलाते हैं, लोग कहते हैं ना हमें सैलरी मिली या वेजेस मिले, या सैलरी मिलने के भी कई अलग अलग तरीके, कोई नकद देता है तो कोई बैंकों में देता है, और कोई पता क्या करता है, बहुत सारी एक्स्ट्रा सुविधाएँ देता है, जैसे गाड़ी दे दी, हॉस्पिटल के खर्चा दे दिया, रहने के लिए मकान दे दिया, इस प्रकार की चीज़ें। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब वर्कर से होता है। तो हमारी कंपनियां एज अ जो हमारे लेबर लोग इनके लिए काम करते हैं, उसके बदले में जो भी कुछ वापस करती हैं उसको बोला जाता है क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बोला जाता है। सही है, आगे चलते हैं। दूसरा, रेंट। अक्खा बच्चे को पता रेंट का क्या मतलब होता है। जब आप अपनी ज़मीन या अपना मकान सामने वाले को इस्तेमाल करने के लिए दोगे तब किस तरीके से पैसा कमाओगे? तो है नहीं लोकल के 100 कमरा उठ रहे हैं किराए पे, किराया आ रहा हो, होता है ना भाई, ऐसा कमा रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट, ब्याज का पैसा 10% 15% लूट रहे हैं, दुनिया को शर्म नहीं आ रही, और फल भी ना रहे ना ये, ठीक है। तो इंटरेस्ट किस वजह से? क्योंकि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है। और प्रॉफिट कौन कमाएगा? जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल रखता होगा, जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है वो ये है। दिस इज़ फैक्टर इनकम, जो मेहनत की कमाई है। अब फैक्टर इनकम और दूसरी एक प्रकार होती है ट्रांसफ़र इनकम। सही है, फैक्टर इनकम के लिए ध्यान रखियो, इसको इंक्लूड करते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम के अंदर। उसको ना बायलैटरल भी कहा जाता है, इसको बोला जाता है बायलैटरल। अब बायलैटरल का मतलब पता क्या होता है? टू साइड, यानी कि एक हाथ सर्विस दो, दूसरे हाथ पेमेंट लो। तभी तो कहते हैं मेहनत की कमाई की, भाई पहले सर्विसेज दी हैं तब जाके पैसा मिला। अब अगर ट्रांसफ़र इनकम की बात करें तो ये वन वे ट्रांजैक्शन होती हैं, वन वे मतलब यूनिलैटरल। उसके लिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यूनिलैटरल मतलब ऐसी जो हमने मेहनत करके नहीं कमाई। एग्जांपल के लिए ओल्ड एज पेंशन, किसी बच्चे को मिलने वाली स्कॉलरशिप, किसी को मिलने वाला गिफ्ट, सही है, अलाउंसेस। अगर आप बेरोज़गार हो तो आपको बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेगा। वो ऐसी सारी चीज़ें इसके बदले में आपको कोई भी प्रकार की सर्विसेज सामने वाले व्यक्ति को नहीं देनी, ये वन साइडेड होती है, चैरिटी डोनेशन वगैरह। इट मे बी नोटिस द फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम कौन सी होती हैं? ये विच आर रिसीव्ड बाई अ पर्सन एज हेल्प, डोनेशन, चैरिटी एक्सेट्रा। वेयर एज फैक्टर इनकम आर दोज इनकम जो आप कमाते हो रिसीविंग बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडिंग टू द फैक्टर सर्विसेज। जब तक आप फैक्टर सर्विसेज नहीं दोगे तब तक आपको फैक्टर पेमेंट नहीं मिलेगी, और यहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वो हमें पढ़ाना चाह रहा, ये कहता है कि वाइल फैक्टर इनकम इज़ अर्नड इनकम, यानी कि कमाई हुई है। फैक्टर इनकम क्या है? अर्न है, और ये कैसी है? अनअर्न है, यानी कि हमने कमाई नहीं है, मेहनत करके हमने इसको नहीं कमाया, ठीक है। तो वो कहता है कि सिंस ट्रांसफ़र इनकम आर नॉट अर्न एज रिवॉर्ड फॉर रेंडिंग फैक्टर सर्विसेज, इसीलिए इनको इंक्लूड नहीं करते किसके अंदर? नेशनल इनकम के अंदर। तो ऊपर वाली मेहनत की कमाई, ये मेहनत की कमाई आमतौर पर नहीं है, ठीक है, ये वाली बात हुई। उसके बाद वो हमें डिस्कस करवा रहा है कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। तो मैंने अभी बताया था कि एक व्यक्ति अगर 1 साल या उससे ज़्यादा से एक देश में रहता है, वहीं रहता है, वहीं कमाता है, वहीं खर्च करता है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उस व्यक्ति का उसी देश में इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट, सामान्य निवासी, उसके पास अधिकार नहीं होंगे सारे, लेकिन यहाँ का निवासी हो जाएगा। अ नॉर्मल रेजिडेंट को क्या है? हु ऑर्डिनली रिसाइड्स इन अ कंट्री कंसर्न हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का वही मतलब होता है, यहीं रहता है,
यहीं कमाता है, मतलब यहीं कमाएगा, यहीं रहता है, यहीं कमाता है, यहीं खर्च करता है, यहीं सेव भी करता है। तो जो भी कुछ होता है वो सब यहीं करता है, यहीं रहता है कुल मिला के। लाइन अ कंट्री क्या कहता है, अ पर्सन रिसाइड्स ए कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, 1 साल या उससे ज़्यादा से रहता है तो आप उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंस, उस देश की मान्यता आप उसको दे दोगे कि हाँ आप उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट आप हो। हाँ हो सकता है वो सिटीज़न उस देश का ना हो, आप सिटीज़न दूसरे देश के हो, लेकिन किसी एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि हम भारत के सिटीज़न और किसी दूसरे देश के क्या बन सकते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। शर्त क्या है, 1 साल से ज़्यादा वहाँ रहना पड़ेगा और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा वहीं के लिए होना चाहिए, वहीं रहना है, वहीं कमाना है, वहीं खर्च करना और वहीं क्या करना है, सेव करना। वो इस बात को दर्शा रहा है। अ पर्सन इज सेट टू द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्या मतलब है, देखो, when he carry out all the economic activities such as the production, consumption, investment, सब वो वहीं करता है, रहना, कमाना, खाना सब कुछ उसी देश में, तो वो क्या कहलाएगा, उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। एक बात मैं सर और बता दूं जो इस बुक में इतनी गिवन नहीं है, इस पर क्वेश्चन बन जाता। ट्रांसफ़र इनकम पे ना 2 प्रकार के होते हैं, एक होती हैं करंट ट्रांसफ़र इनकम और एक होती हैं कैपिटल ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक बुज़ुर्ग को, हमारे इस बुज़ुर्ग को पेंशन मिली, तो इसके मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ पेंशन। तो पेंशन इज़ द एग्जांपल ऑफ करंट ट्रांसफ़र इनकम। ये ऐसी इनकम होती है रोज़ जो हर महीने मिलती है लोगों को, मतलब रेगुलर बेसिस पे रिकरिंग इनका नेचर होता है कि हर महीने हमारे बुज़ुर्गों को ओल्ड एज पेंशन मिलती रहती है और ये इसका इस्तेमाल अपने जीवन को चलाने के लिए करते हैं। ये नोट्स लिखे हुए हैं, इसके मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से हो जाएगा। अगर इन लोगों को नोट्स चाहिए होंगे, ऐसे अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें मतलब टेक्स्ट कर सकते हो, टेलीग्राम से ले सकते हो, व्हाट्सअप से ले सकते हो, जैसा आप चाहो आपको हैंडमेड नोट्स इसके मिल जाएंगे। तो पेंशन है, अगर मैं सीधी सी बात करूँ तो ये हर महीने आती है, सही है। इसका इस्तेमाल हमारे बुज़ुर्ग अपने जीवन यापन को चलाने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ठीक है, और क्या हो सकता है, कुछ सोच जरा सा। आर्मी वाले को भी तो उनको पेंशन नहीं मिलती है, सिंपल सिंपल। और क्या ही होगा, सोचो और बताओ। और क्या ही होगा, डोनेशन, डोनेशन रोज रोज कोई नहीं दे रहा यार। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, हमने भी क्या पढ़ लिया, पेंशन पढ़ लिया, और आपने कहा सर डोनेशन, है ना। अगर डोनेशन रेगुलर बेसिस पे हो रहा है कि हर महीने डोनेट करते हैं तो आ सकता है यहाँ पे वो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है आप टैक्स पेमेंट करते हो, बेस्ट एग्जांपल है टैक्स पेमेंट, करंट ट्रांसफर इनकम का। आपको हर बार टैक्स पे करना ही करना है और आप इस टैक्स को डिनाई नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज़ है, ठीक है। मेरी बात आई। कैपिटल ट्रांसफर के अंदर क्या होता है, इसको अच्छा ये समझ में आ गया, एग्जांपल समझ में आ गया, कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है, रेगुलर नेचर का होता है। इसके साथ क्या होता है, एक तो रेगुलर नेचर का नहीं होता, चैरिटी नहीं, जैसे मान के चल कहीं भूकंप आ गया और हमने वो पैसा दे दिया, जैसे अभी बीच में 2013 में उत्तराखंड डूबा था हमारा, जो केदारनाथ का जो वाक़या है कि वो जो भीमशिला पत्थर है वो वहीं तो है ना। तो 2013 में जब पूरा उत्तराखंड डूबा था तो देश के कोनों कोनों से उत्तराखंड के लिए मदद आई थी ताकि उत्तराखंड को दोबारा से पहले जैसा बनाया जा सके, डील। अब मुद्दा क्या है कि आप ऐसे डोनेशन ना कभी कभी करते हो, ठीक है। कहीं बाढ़ आ गई आपने दे दिया, कहीं भूकंप आ गया आपने डोनेट कर दिया, तो ऐसे डोनेशन कहीं कहीं होते हैं। एक तो रेगुलर नेचर के नहीं होते और लोग उसको कंजम्पशन के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब उत्तराखंड डूबा उनको पैसा मिला तो उन्होंने उस पैसे से उत्तराखंड को दोबारा से रीबिल्ड करा, जो चीज़ें बर्बाद हो गई थी उनको दोबारा से क्या करा, रीबिल्ड करा और बनाया उनको। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आया था करंट ट्रांसफ़र इनकम और कैपिटल ट्रांसफ़र इनकम में, और ये पहले कभी 3 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पर रहेगी। अब ये कहता है कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहता है इंडियन वर्किंग ऑफ फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। हमारे जो इंडियन से अगर किसी विदेशी एम्बेसी के अंदर इंडिया में काम करते हैं तो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट। अगर हमारे इंडियन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, लोकेटेड इन इंडिया है, तो भी वो
अगर वो इंडिया में स्टेबल है तब है वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट, अगर इंडिया के बाहर हैं तब वो नहीं रहेंगे। ये कहता है लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर IMF में हमारे लोकल के लोग काम करते हैं जो कि इंडिया में ही हैं, वो भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है। हमारा एम्बेसडर जो इंडिया का है क्या कहता है, फॉर इंडिया इन द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द फॉरेन सिटीजन लिव इन द इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर और अदर देन दोज स्टूडेंट और द मेडिकल ट्रीटमेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 3-3 साल तक इंडिया में आ जाते हैं, जा ही नहीं रहे, यहाँ पढ़ रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं कमा रहे हैं, सब कुछ यही हो रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो एक देश में 1 साल या उससे ज़्यादा से रह ले और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश के लिए लाई करता हो तो उस देश का क्या कहलाता है, नॉर्मल। और अगर ऐसा वो नहीं करता तो नॉर्मल रेजिडेंट वो नहीं कहलाएगा। सिंपल डील है, सही है। इसको रीड कर लेगा बच्चे हुए को तो भी काम कर जाएगा, सही है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक एंड द नेशनल इनकम कंसेप्ट ऑफ ये। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है। तो सिंपल से अगर मैं बात बताऊं, अगर आप अपने देश की सीमाओं के अंदर रह के पैसा कमाते हो तो डोमेस्टिक इनकम है। अगर देश और विदेश का मिला के पैसा कमाते हो तो वो क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा, ठीक है। एट द माइक्रो लेवल द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज यूज्ड बोथ द डोमेस्टिक कंसेप्ट एंड द नेशनल कंसेप्ट विच इज यूज्ड एज द डोमेस्टिक कंसेप्ट विच इज कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम। जब आप डोमेस्टिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करोगे तो डोमेस्टिक इनकम निकलेगा, और जब वो क्या कहता है, अगर आप नेशनल कंसेप्ट का इस्तेमाल करोगे तो क्या मिलेगा, नेशनल कंसेप्ट। और यहाँ पे कहता है कि इन दोनों को अगर कैलकुलेट करना तो 4 चीज़ें जोड़ लो भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट और क्या, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कहता है कि डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हो आप। हमारे देश में जो लोग टोटल फैक्ट इनकम कमाते हैं, हमारे देश की टोटल अगर फैक्ट इनकम का अगर टोटल कर दिया जाए सिर्फ हमारे देश के लोगों का, तो आपको क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कहता है, जनरेटेड विद द डोमेस्टिक टैक्स ऑफ कंट्री नो मैटर हु जनरेट, वो देश का नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है। अगर वो हमारे देश में रह के कमा रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट हो यानी कि वो 1 साल से यहाँ रह रहा है या नहीं रह रहा हमें मतलब नहीं है, उसने हमारे देश में रह के कमाया है, तो हमारे देश की क्या कहलाएगी, वो डोमेस्टिक इनकम। और अगर उसी डोमेस्टिक इनकम में हम विदेश का पैसा जोड़ दें, सही है, उसी नेशनल इनकम में अगर हम विदेश का पैसा जोड़ दें तो फिर क्या कहलाएगा वो। अब मैं एक छोटा सा डिफरेंस तेरे को बताऊंगा। विदेश के पैसे को बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसको प्यार से बोला जाता है NFIA। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ कॉल्ड व्हाट, एक ऐसा पैसा जो आपने विदेशियों से कमाया है। ये 2 चीज़ों का डिफरेंस होता है लाला, एक होता है फीफा और एक होता है आपका फीटा। फीफा का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि हम लोगों ने जो विदेशियों से कमाया, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेशी जो हमसे कमा के ले गए, उसको क्या बोला जाता है आपका NFIA। अगर मैं इस फॉर्मूला अगर मुझे बनाना हो, ध्यान से देखियो, तो अगर मैं अपनी डोमेस्टिक इनकम के अंदर NFIA जोड़ दूं तो मुझे मेरी क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी, ठीक। तो देखते हैं क्या आ गई। ओके, मुद्दा ये है कि हमें जानना है कि देश की डोमेस्टिक टर्शरी होती क्या है। मुद्दा ये डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ ए कंट्री इन कॉमन लैंग्वेज, ये कहता है कि द डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ ए कंट्री इज़ अंडरस्टूड टू मीन द पॉलिटिकल टर्शरी ऑफ ए नेशन। जहाँ जहाँ पे हमारे देश का पॉलिटिकल कंट्रोल रहेगा, देश या बाहर विदेश के, वो हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट यानी हमारे देश की डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर उस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। अगर इसको और समझना, रेफरेंस में क्या है, ये रहा, इकोनॉमिक टर्शरी इज़ द जियोग्राफिकल टर्शरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड एंड द कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। आप कहीं भी जाके कहीं भी पैसा खर्च कर सकते हो, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ पे भी इन्वेस्ट नहीं करना तो मना कर सकते हो। तो कुल मिला के डोमेस्टिक टर्शरी जहाँ पे आपका पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, चाहे वो देश हो या विदेश हो, तो वो आपके देश की डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, क्या कर रहा है ये, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे, परेशान हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो कहता है कि डू वी हैव द फ्रीडम टू सर्कुलेट पर्सन गुड्स और कैपिटल इन द एम्बेसीज ऑफ हैव द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, सॉरी उल्टा बोल दिया, इन द एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड। अगर आप अपने देश की किसी हाई कमीशन में या एम्बेसी में किसी दूसरे देश में जाकर भी काम करते हैं तो भी वो आपकी जो मतलब जो वो बनेगा, जो वो कमीशन, हाई कमीशन बोल लो या फिर उसको बोल लो
एम्बेसीज़ वगैरह बोल लो, अगर मान के चलते हैं हमारे देश की एम्बेसी जापान में है तो वो हमारी डोमेस्टिक ट्रेजरी में आएगी। अगर किसी दूसरे व्यक्ति की डोमेस्टिक ट्रेजरी हाई कमीशन इंडिया में है तो हमारे डोमेस्टिक ट्रेजरी में वो नहीं आएगा। ठीक है, ये शुड बी द आंसर इम्प्लाई दैट फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया आर नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमिक ट्रेजरी ऑफ इंडिया। अगर कोई भी हमारी एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है वो हमारे देश के डोमेस्टिक ट्रेजरी के अंदर नहीं आता। ऑन अदर हैंड, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ इंडिया। अगर हमारा कोई भी हाई कमीशन, कोई एम्बेसन कहाँ पे है, विदेशों में कहीं पे भी है, तो हमारे डोमेस्टिक ट्रेजरी में आएगा, ना कि उनके। ठीक है, बस ये कहानी करेगा। फिर द फोकस इज़ नॉट टू बी इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन, द फोकस इज़ टू बी ऑन सच अ जियोग्राफिकल एरिया विद 1%। सीधी सी बात है भाई साहब, डोमेस्टिक ट्रेजरी के अंदर लोगों को लगता बांध दिया है, आप अपने देश में रह के कमाओ या विदेश में रह के कमाओ। अगर कंट्रोल हमारी भारत सरकार का है तो आप उसी को कमा के देते रहोगे। ठीक है, अब इसका लास्ट टॉपिक रहेगा, देखियो क्या है। कहता कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या पढ़ा था, क्या कि इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद द डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो आप एक साल के अंदर अपनी डोमेस्टिक ट्रेजरी के अंदर, यानी कि जहाँ जहाँ पे आपका पॉलिटिकल फंड, जो जहाँ जहाँ पे आपका पॉलिटिकल कंट्रोल है आपकी गवर्नमेंट का, वहाँ जितना भी पैसा आप लोग कमा सकते हो उसको जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। इट इंक्लूड फैक्टर इनकम बोथ द रेजिडेंशियल एंड द नॉन रेजिडेंट एज वेल। जो व्यक्ति हमारे देश में रह रहा है वो हमारे देश का रेजिडेंट है या नहीं है, अगर वो हमारे देश में रह के कमाता है तो उसको हम अपनी डोमेस्टिक इनकम के अंदर उसकी इनकम को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अवर डोमेस्टिक इनकम डज इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक कंट्री ऑफ ए कंट्री, डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ ए कंट्री। अगर कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत का, ना तो नागरिक तो छोड़ दो, नागरिकता तो उस पर है ही नहीं, यहाँ का निवासी भी ना हो ना, एक साल या उससे कम में चले जाता हो वापस, तो भी वो हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम को बढ़ा के जाएगा। दूसरी बात, आवर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ अदर कंट्रीज़। अगर हमारे यहाँ के लोग किसी दूसरे देश में रहते हैं और वो वहाँ के निवासी हैं तो उस पैसे को वो यहाँ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना, उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। इनकम अर्न बाय द आवर रेजिडेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ द अदर कंट्री। हमारे देश का नागरिक किसी दूसरे देश में निवासी है तो वो वहाँ कमाएगा तो वहाँ की डोमेस्टिक ट्रेजरी में इंक्लूड होगा, यहाँ की में नहीं। अब क्या है इसका, अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक इनकम बिकम नेशनल इनकम प्रोवाइडेड वी एक्सक्लूड अवर डोमेस्टिक इनकम इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच बिलोंग टू नॉर्मल रेजिडेंट विद इन आवर डोमेस्टिक ट्रेजरी एंड we added the domestic treasury that part of the factor income which our resident earn from the rest of the world from the domestic treasury of other countries। अब ऐसे तो ये लोग यहाँ पे ऊपर कह रहे थे कि हमारी डोमेस्टिक इनकम उसको इंक्लूड नहीं करता जो विदेशी डोमेस्टिक ट्रेजरी में रह के कमाते हैं, लेकिन वो यहाँ के भी कई बार ऐसा होता है कि NRIs जो लोग होते हैं ना वो टैक्स वगैरह भरते रहते हैं तो वहाँ से भी पैसा कमाते हैं। तो मैं शॉर्ट इन चीज़ को बोलूँ तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर हम बाहर से यानी कि विदेशों से आई कमाई को भी अगर जोड़ दें, जो हमारे भारत के लोग विदेशों में जा के कमाते हैं और फिर वहाँ से चाहे टैक्स के माध्यम से किसी भी माध्यम से वो पैसा भारत लेके आते हैं, तो उस इनकम को अगर हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर अपना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दें, सही है, ये रहा ना यहाँ पे, ये बन गया फॉर्मूला जो मैं बताना चाह रहा था। तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर हम अपना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, इनकम मेथड। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। इससे पहले को डिस्कस करा था वो वाला, कौन सा, इससे पहले तो कोई डिस्कस नहीं करा नहीं वो अलग है, ये फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा इस हिसाब से। अभी तक जो हम 3 डिस्कस करेंगे तो एक तो ये होगा कि डोमेस्टिक इनकम में एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दो, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम अर्न बाई अवर रेजिडेंट, ये बड़ा अजीब है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हम विदेशियों से कमाते हैं माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो विदेशी हमसे कमाते हैं, उनके बीच का डिफरेंस कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका इस्तेमाल क्वेश्चन के बीच में होता है। अभी क्या लास्ट रहेगा, तो कहता है डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट और आइडेंटिटिकल कंसेप्ट। तो ये कहा जाता है कि डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपकी डोमेस्टिक ट्रेजरी के अंदर रह के बनाए गए हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये दोनों सेम ही होते हैं, ये बताना चाह रहा है। इनफैक्ट द टू टर्म्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर बिकॉज ऑल प्रोडक्शन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द फैक्टर इनकम। इन द फर्स्ट राउंड द फर्म्स प्रोड्यूस्ड गुड्स बाय हायरिंग, आप गुड्स कैसे प्रोड्यूस करते हो, आप हायर करते हो या खरीद लेते हो, क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। इन द सेकेंड राउंड द फर्म डिस्ट्रीब्यूट देयर रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनल गुड्स अमंग द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, आप फैक्टर सर्विसेज देते हो उनको, हाउस होल्ड सेक्टर पहले फैक्टर सर्विसेज देता है, बदले में उनको फैक्टर पेमेंट मिलती है, जिससे वो अपना क्या कर रहे होते हैं, जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो 10 डोमेस्टिक इनकम इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कहा जाता है, ध्यान रखिए कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि राष्ट्रीय कह रहा हूँ, नेशनल की मतलब जो डोमेस्टिक इनकम और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बाकी ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको नहीं भूलना कि अगर हम अपने डोमेस्टिक में NFIA जोड़ दें तो ये मिलेगा और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFI जोड़ दें तो भी यही मिलेगा, दोनों का मतलब क्या है, एक तरीके से सेम है। इसके बाद डिस्कस करेंगे आगे, चाहे तो इसको पढ़ लो, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है प्यारा सा, इस क्वेश्चन को पढ़ लो, बाकी प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे कल, ठीक है।